नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज का वीडियो अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए नए लेबर कोड्स पर आधारित है। इन लेबर कोड्स को इंडिया के अंदर मेजर लेबर लॉ रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। इनमें से एक लेबर कोड को सरकार पहले ही नोटिफाई कर चुकी थी और बचे हुए 3 को अभी हाल ही में नोटिफाई किया है। ये पार्ट 1 है इस सीरीज का और इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि क्या कारण है, व्हाई दीज लेबर कोड्स हैव बीन ब्रॉट, क्यों सरकार इन नए लेबर कानूनों को लेके आई है और किस तरीके से ये नए कानून एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन को अफेक्ट करेंगे, क्या चेंजेस लेके आएंगे, किस तरीके से वर्कमैन की कंडीशंस को अफेक्ट करेंगे और इंडस्ट्री और बिजनेसमैन को कैसे अफेक्ट करेंगे। और जहां तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात है यूजीसी नेट लॉ के अंदर, तो यहां से डेफिनेटली सवाल आने वाले हैं और उसके साथ साथ जो आपके बचे हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जैसे जुडिशरी, क्लैट, एपीओ, वहां पर प्रीलिम्स के अंदर आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और जहां तक मेंस की बात है, ऐसे राइटिंग का एक डायरेक्ट टॉपिक यही से बनता है क्योंकि ये मेजर पॉलिसी ओवरहोल है, नए लॉ आए हैं और इंटरव्यू के अंदर स्पेसिफिकली यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक छोटे से इंट्रो के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट ने ये 4 नए लेबर लॉज लाकर लेबर लॉ को इंडिया के अंदर पूरी तरीके से ओवरहॉल कर दिया है, रिफॉर्म कर दिया है। आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लेबर लॉज थे जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन को खत्म करके, सब्ज्यूम करके, रिपील करके सरकार ने ये नए 4 लेबर कोड बनाए। इन लेबर कोड को लाकर सरकार ने जो लेबर लॉज का जो मकड़जाल फैला हुआ था उसको खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि वो 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन थे। जितने ज्यादा लॉ होंगे उतने तरीके के कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। सरकार ने इन लॉज को कम करके इनकी संख्या घटाकर कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस को भी कम करने की कोशिश की है, जिससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर अब बिजनेस करना और आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, नए बिजनेस एस्टेब्लिश होंगे तो रोजगार के मौके भी ज्यादा मिलेंगे। इन 4 नए लेबर कोड्स को लाने के पीछे सरकार की एक मंशा और रही है कि जितनी भी इनकंसिस्टेंसीज थी पुराने लॉज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लॉ थे और उनके अंदर बहुत तरीके की इनकंसिस्टेंसी थी। किसी एक लॉ के अंदर वेज की डेफिनेशन कुछ है तो किसी दूसरे के अंदर किसी चीज की उसकी डेफिनेशन और है। ऐसे ही बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी थी, तो उन सारी इनकंसिस्टेंसी को खत्म करने के लिए भी सरकार ये नए लेबर लॉज लेके आई है और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है। और उन पुराने लॉज की वजह से इंडिया के अंदर बिजनेस करना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए भी ये नए लेबर लॉज लेके आई। ये 4 लेबर कोड्स हैं और इनका पर्पस है टू एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ लेबर वेलफेयर, टू प्रोवाइड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉज इन इंडिया। दोस्तों, ये चारों कोड इस प्रकार हैं। पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सेकंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, थर्ड Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 and fourth is the Code on Wages 2019। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इन लेजिस्लेशंस को इंप्लीमेंट किया जा चुका है? सरकार ने नोटिफाई कर दिया तो इंप्लीमेंट हो ही गए होंगे। नहीं, इनको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इन लेजिस्लेशंस के अंदर राज्य सरकारों को रेगुलेशंस बनाने थे और कुछ राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक इनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं बनाई है। अखबारों के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि इन लेजिस्लेशंस को, इन कोड्स को 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया जाना था, मगर ये नहीं किए जा चुके हैं और कारण मैंने आपको बता दिया है। अब फिर से आप पूछेंगे कब होंगे, आखिर होंगे कब इंप्लीमेंट? पहली बात तो राज्य सरकारों को रेगुलेशंस बनाने दीजिए, और दूसरी बात, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, वी हैव सीन इन द पास्ट दे टेक मेजर डिसीजंस ऑन द 5th अगस्त। तो आई होप कि इन लॉज को 5th अगस्त 2022 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर 5th अगस्त 2022 को इंप्लीमेंट नहीं किया गया किन्हीं कारणों की वजह से, तो 15th अगस्त 2022 को ये इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और 5 अगस्त की बात क्यों की? क्योंकि प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट 5th अगस्त को मेजर डिसीजंस लेती है, मेजर चीजें लागू करती है। पुरानी हिस्ट्री देखें, 5th अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास, 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त या 15 अगस्त तक
ये कानून लागू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इन लॉज की हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या मेजर चेंजेस ये लॉ प्रपोज करना चाहते हैं। पहला, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम के साथ साथ नए नए तरीके के व्यवसाय आते हैं, बिजनेस आते हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती हैं और नए नए तरीके के प्रोफेशन होते हैं जिनको करने के लिए हम लोग हायर करते हैं। और पुराने लॉज के अंदर उन एम्प्लॉयज को, उन वर्कर्स को जगह नहीं थी, दे वर नॉट कवर्ड अंडर दी ओल्ड लॉज। तो उस चीज को खत्म करने के लिए और इन नए तरीके के व्यवसायों और एम्प्लॉयज और इंडस्ट्रीज को कवर करने के लिए इन लॉज के अंदर चेंजेस किया गया। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को इंक्लूड किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गिग वर्कर का। जो फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी बॉयज होते हैं वो गिग वर्कर है, उनको इन लॉज के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। फ्रीलांस वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई है इन लॉज के अंदर। सेकंड, एडवांस नोटिस फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इन लेबर कोड्स के आने के बाद स्ट्राइक और लॉकआउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भी एम्प्लॉय स्ट्राइक करेंगे या फिर एम्प्लॉयर लॉकआउट करेगा, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। थर्ड, वुमन कैन नाउ वर्क इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग दी हजार्डस। पुराने लॉज के अंदर फीमेल्स को, वुमन को हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने की आजादी नहीं थी। नाउ अंडर द न्यू लेजिस्लेशंस, फीमेल कैन वर्क इन ऑल टाइप ऑफ establishment including the hazardous one. Fourth, exclusion from definition of industry removed. पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बहुत सारे एक्सक्लूजन थे, एक्सेप्शंस थे जिनको हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं करते थे, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चैरिटेबल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इन सारे एक्सक्लूजन को, एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया है। नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हर तरीके की इंडस्ट्री पे एस्टेब्लिश होता है। तो इसका मतलब आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल हो, सबको आप इंडस्ट्री की तरह देखेंगे। कंसर्टेड कैजुअल लीव इज नाउ स्ट्राइक। नए लेबर कोड्स के आने के बाद अगर किसी दिन 50% से ज्यादा एम्प्लॉय आपस में एग्रीमेंट करके छुट्टी ले लेते हैं, कैजुअल लीव ले लेते हैं, तो उसको भी स्ट्राइक की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। सिक्स, इक्वल बेनिफिट्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज। पुराने लॉज के अंदर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह बेनिफिट नहीं मिलते थे, मगर नए लेबर कोड्स के आने के बाद फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेच्युटी थी, पहले क्या था कि आपको ग्रेच्युटी लेने के लिए मिनिमम टर्म रिक्वायरमेंट थी, आपकी 5 ईयर्स आपको एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कवर करना था, कंप्लीट करना था। अगर आप वो 5 साल पूरे नहीं करते थे तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। नए लेबर लॉज के अंदर ये टर्म को भी रिमूव कर दिया है, ये लिमिट भी रिमूव कर दी है। अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल भी रहता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली ग्रेच्युटी मिलेगी, ही इज एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरवेज इंट्रोड्यूस्ड। इन नए कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फ्लोरवेज फिक्स करने की। अब ये फ्लोरवेज क्या है? फ्लोरवेज एक तरह का आपका मिनिमम वेज ही है, और जब सरकारें अपने अपने राज्यों के अंदर मिनिमम वेजेस फिक्स करेंगी तो उनका जो मिनिमम वेजेस होगा वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता। ये रिक्वायरमेंट है नए लेबर कोड्स की, और ये जो आपका फ्लोर वेज है ये फिक्स कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। नए लेबर कोड्स प्रोटेक्शन देते हैं किस किस को? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को भी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी, और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को भी। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की क्या हालत थी। उन्हीं चीज से बचने के लिए, उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोटेक्शन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को इन नए लेबर कोड्स के अंदर दी गई। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। नए लेबर कानूनों में वेज की डेफिनेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है और यूनिफॉर्म कर दिया गया है चारों लेबर कोड्स के अंदर। पहले क्या होता था कि जो हमारे डिफरेंट लेजिस्लेशंस थे उनके अंदर बहुत इनकंसिस्टेंसी थी। पीएफ एक्ट के अंदर कुछ, इक्वल रिम्यूनरेशन के अंदर कुछ, और आपका वर्कमैन कंपेंसेशन के अंदर कुछ। उन सारी इनकंसिस्टेंसीज को खत्म करते हुए यूनिफॉर्मिटी नए लॉ के अंदर प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट, टेक होम सैलरी में भी रिड्यूस्ड फॉर सम एम्प्लॉइज। हो सकता है नए कानून आने के बाद कुछ एम्प्लॉइज की टेक होम सैलरी घट जाए। आपका जो कॉर्पस रहेगा, आपका जो मेन टोटल रिम्यूनरेशन रहेगा, आपका सीटीसी रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा, मगर आपकी हो सकता है टेक होम सैलरी घट जाए, क्योंकि सरकार ने बेसिक पे कंपोनेंट को बढ़ा दिया है। और बेसिक पे कंपोनेंट आपकी पूरी रिम्यूनरेशन का एटलीस्ट 50% होना चाहिए। और इस बेसिक पे कंपोनेंट को बढ़ाने के पीछे सरकार का पर्पज ये है कि आपका प्रोविडेंट फंड बढ़ जाए, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आपके दूसरे अलाउंसेस भी बढ़ जाएं, जैसे एचआरए, क्योंकि वो सब आपके बेसिक पे पर
डिपेंडेंट होते हैं। ओवर टाइम रिम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड एट द रेट ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिम्यूनरेशन। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसको दोगुने रेट के हिसाब से ओवर टाइम के लिए कंपेंसेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10% फ्रॉम 12%। प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को 12% से घटाकर 10% कर दिया है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर का भी थोड़ा फायदा होगा। कैसे होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी सेम अमाउंट पे करना पड़ता है जितना एम्प्लॉय अपनी सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटवाता है। मगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कुछ इंडस्ट्रीज के लिए प्रोविडेंट फंड को 12% करने की। एम्प्लॉय के पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो 10% से ऊपर अपना प्रोविडेंट फंड जमा करा सकता है, मगर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सिर्फ 10% की ही रहेगी। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एप्लीकेबिलिटी हैज बीन एक्सपेंडेड। अब ESI will be applicable uniformly to all industries or establishment where there are at least 100 workers और employees। जहां पर भी 100 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय या वर्कर होंगे वहां पर ESI की स्कीम एप्लीकेबल होगी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की स्कीम एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट, न्यू कोड्स ऑल्सो प्रोवाइड क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर। और यहां पर एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड है एज कंपेयर टू वर्कर। न्यू लेबर कोड्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स। नए लेबर कोड्स के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कंसर्न अथॉरिटी को मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना है। अपीलेट अथॉरिटी को भी 90 डेज के अंदर डिसाइड करना है। New labor codes also provide special emphasis on the occupational safety, health and working conditions of the employee। नए लेबर कोड हैं वो लेबर्स की, वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उसके साथ साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर भी जोर देती है। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नए कानून के अंदर है कि उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी होगी अपने एम्प्लॉयज को, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। वर्किंग आवर्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 to 12 hours। हाउएवर द वीकली वर्किंग आवर रिमेन्स द सेम, दैट इज 48 hours। आपको एक वीक के अंदर पहले की तरह 48 घंटे ही काम करना पड़ेगा, मगर हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए 8 नहीं बल्कि 12 घंटे काम कर दीजिए। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको हफ्ते के अंदर 2 नहीं 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। एम्प्लॉयज को 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। एक और मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया वो है कि इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इटसेल्फ। पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, अपॉइंटमेंट डे को अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करती थी, 2-3 महीने के बाद इशू करती थी। मगर नए लेबर कोड्स के आने के बाद ये ड्यूटी हो जाएगी एम्प्लॉयर की कि जिस दिन एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है उसी दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे। नए लेबर कानून सेफ्टी कमेटीज की भी बात करते हैं कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, और इन सेफ्टी कमेटी के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। ईयरली जर्नी अलाउंस टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। अब नए लेबर कोड के आने के बाद एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो अपने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को साल में एक बार जर्नी अलाउंस दे, और वो ऐसा होना चाहिए, लमसम अमाउंट होना चाहिए जिससे वो अपने नेटिव प्लेस में एक बार आ जा सके। टू एंड फ्रो जर्नी का अमाउंट होगा ये। फाइनल ड्यूज टू बी सेटल्ड विद इन 2 वर्किंग डेज। जब भी कोई एम्प्लॉय या वर्कर कोई इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ता है तो उसके एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी है कि 2 दिन के अंदर फाइनल सेटलमेंट कर दे। अभी क्या होता है, अभी तो ये होता है 45 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर फाइनल सेटलमेंट करते हैं। अब ये नए कानून आने के बाद 2 दिन के अंदर फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर की बात है, इन नए लेबर कोड्स के आने के बाद बिजनेस करना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि कानून कम होंगे तो कंप्लायंस भी कम ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ये नए लेबर कोड आ रहे हैं इनके अंदर जो लिमिट थी वर्कर्स की, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर को अगर किन्हीं एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना है, ले ऑफ करना है या फिर इंडस्ट्री को ही क्लोज करना है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर परमिशन लेनी पड़ती थी जहां पर वर्कर्स की संख्या 100 या उससे ज्यादा हो। मगर इन नए कोड्स के अंदर इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 300 से कम एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉयर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी सरकार की इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ या फिर क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री। इन नए लेबर कोड्स के आने के बाद एम्प्लॉयर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए
अपने अनप्रोडक्टिव स्टाफ को हटाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ले ऑफ करना या रिट्रेंच करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस हैव बीन लिबरलाइज्ड फॉर द एम्प्लॉयर्स बेनिफिट। इन नए कानूनों के अंदर ऑफेंसेस को, पेनल्टीज को थोड़ा लिबरलाइज किया गया है ताकि इंडिया के अंदर बिजनेस करना बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा आसान हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। जो नए कानून, जो नए लेबर लॉज आए हैं, उनके ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हां तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए। चलिए, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।